हमने सीखा वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेद। जो व्यंजन संधि, आज हम सिर्फ व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। अगर डाउट नहीं है, किसी को संदेह नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। किसी व्यंजन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहे हैं। किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। डेफिनेशन कह रहा है कि कोई भी व्यंजन के बाद अगर स्वर या व्यंजन आ जाता है किसी भी वर्ग में, तो वह चेंज जो होती है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन का स्वर से मेल, दूसरा स्वर तथा व्यंजन का मेल, तीसरा व्यंजन का व्यंजन से मेल। तो क्या देखा आपने? व्यंजन का स्वर से मेल, इसका मतलब है कि कोई भी व्यंजन आएगा तो कोई भी स्वर से मेल हो जाएगा। इसी का नाम संधि है। संधि का मतलब ही होता है कि मेल होना। फिर नेक्स्ट है स्वर तथा व्यंजन का मेल। कोई भी स्वर के साथ व्यंजन आ जाएगा तभी भी मेल हो जाएगी। थर्ड है व्यंजन का व्यंजन से मेल, यानी थर्ड में व्यंजन भी है व्यंजन भी है, दोनों का हो जाएगा तभी भी वो मेल हो जाएगा। जैसे व्यंजन संधि का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे वाक प्लस ईस इजकल टू वागीस। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि यहाँ वाक है क प्लस ई, क क्या हो गया? व्यंजन, और ई क्या हो गया? स्वर। तो व्यंजन का स्वर से मेल हो गया तो बन गया वागीस। अब आपके मन में ये आ रहा है कि यहाँ ग क्यों आया? बिल्कुल आपका कहना जायज़ है। तो इस व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, जो नियम इस प्रकार हैं। जैसे क, च, ट, त, प, ये क्या है? ये सारे व्यंजन हैं। उसके बाद, इस व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आए तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, जैसे ग, घ, ज, झ, ड़, ढ, द, ध, ब, भ या य, र, ल, व आ जाए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट होता है, यानी चेंज हो जाता है। उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अब आप तीसरा वर्ड क्या हो गया? जैसे क है, क हमेशा व्यंजन का पहला शब्द है, तो यहाँ क्या कह रहा है? तीसरे या चौथे वर्ण में कन्वर्ट होता है, यानी परिवर्तन होता है। तो क के जगह ग हो जाएगा। तो क, ख, ग क्या हो गया? तीसरा वर्ण। ऐसे आपको तीसरा या चौथा वर्ण ऐसे होता है। ऐसे समझिए आप इसको इजी तरीके से। वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। जैसे क का ग होगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा, प का ब बन जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, क दिगंबर। अब क्या कह रहा है? दिगंबर। तो इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद दिक प्लस अंबर। अब क क्या हो गया? दिक का हो गया पहला व्यंजन।
अब प्लस अंबर, अंबर अ क्या हो गया, स्वर। तो क प्लस अ क्या हो गया, व्यंजन प्लस स्वर, दोनों का मेल हो गया। अब क और प्लस अ का क्या हो जाएगा, ग। क्यों होगा, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो क का तीसरा वर्ग, तो क ख ग, तो क्या हो जाएगा, तीसरा दिगंबर। ऐसे आपको संधि विच्छेद करनी होगी, तो समझ में आ गई होगी। जैसे एक और ले लेते हैं, वागीश। ग क्या हो गया, तीसरा वर्ड व्यंजन का, तो इसका क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस। क प्लस ई क्या हो गया, बड़ी ई क्या हो गया, स्वर। क क्या हो गया, व्यंजन। तो क और ई दोनों का क्या हो रहा है, मेल। यही तो हमें परिभाषा कह रहा है, व्यंजन संधि का नियम क्या कह रहा है, क प्लस ई। तो व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, तो यहाँ क का तीसरा या चौथे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तीसरा ग, वागीश। समझ में आ गई होगी। क दूसरा नियम है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, ये पूरा व्यंजन का जब हम पढ़ते हैं तो क पहला वर्ण है, दूसरा च पढ़ते हैं ना, क ख ग घ घ, च छ च ज, ट ठ ड ढ ढ, त थ द ध न, तो उस तरह क च ट त प ये पहला वर्ण है सब व्यंजन का। के बाद अगर न या य आ जाए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, पांचवें में। पहले में आप क्या देखा, क का तीसरे वर्ग में उदाहरण हो जाता है, लेकिन चेंज। जैसे आइए एक उदाहरण ले लेते हैं, वाग्मय। जैसे क प्लस म इजकल टू अड़, तो क्या हो जाएगा, वाक प्लस मय, वाकमय। तो यहाँ तीन क प्लस म के जगह क्या हो जाएगा, अड़। ये पांचवा बढ़ गए, क ख ग अड़ खाली बोलते हैं ना, तो पांचवा हो गया क ख ग घ ग, तब जाके अड़ होती है ना। इसी तरह यह पांचवें वर्ग में चेंज हो जाता है। तो यही कह रहा है कि वर्ग से पहले जो है, पहला जो होता है जिसका किसका हो जाएगा, क च ट त प का, ये पांचवें वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे त व्यंजन का पहला शब्द है, तो तन्मय। जैसे आपको आ जाएगा संधि विच्छेद करने की, तन्मय लिखिए। अब कैसे पता चलेगा, इसमें आधा न और म संयुक्त है। अब तन्मय है, आप तो कैसे इसको संधि विच्छेद करेंगे, आपको आएगी नहीं तो। लेकिन यही याद रखना होगा कि व्यंजन का पहला वर्ण क्या है, त। तो त के जगह क्या आ रहा है, पांचवा या छठा, वही है त प्लस म। त प्लस अगर म आप देखेंगे तो क्या हो गया, म क्या हो गया, त प्लस मैं, तब जाके इजकल टू उसका न होता है। तो त थ द ध न, तो ये पांचवा व्यंजन वर्ण है। ये पांचवा वर्ण जो है यही कन्वर्ट होके तब आप जाके, अगर यह आपको याद रहेगा तो आपको तब जाके आप लिखेंगे तन्मय का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस मय। तो ये आपको नियम आपको हमेशा याद रखना होगा। चलिए तीसरा नियम है, सॉरी तीन हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर 4 इसी में है, त के बाद यदि ज या झ आए तो त ज में बदल जाता है। ठीक है, त थ द ध न। त के बाद अगर ज आ जाता है या झ आ जाए तो त के जगह पे ज में बदल जाता है। तीसरा त के बाद यदि ट या ठ आए तो त ड में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 है, त के बाद यदि ल आए तो त ल में बदल जाता है। जैसे पढ़ते हैं, जैसे है तट टीका। अब तट टीका, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, तत् प्लस टीका, है ना। त का प्लस ट, त के जगह ट का प्रयोग आ गया ना, तब न हो जाएगा तट टीका। यहाँ त ट
ट बड़ी ई का, तो तत प्लस टी का, तो त के जगह ट हो गया, यही चेंज हो जाती है। त के बाद यदि ड अथवा ढ हो तो त का ड हो जाता है। कैसे? जैसे उड्डयन, उड्डयन, तो इसका क्या लिखेंगे? ड के जगह क्या हो जाएगा? त। यहाँ उड प्लस डयन नहीं लिखिएगा, कभी भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त प्लस ड इजकल टू डड, यानी त के जगह ड का प्रयोग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? उत प्लस डयन। त के बाद ल हो तो त का ल हो जाता है, यानी त के बाद क्या कह रहा है? ल हो तो त का ल हो जाता है। जैसे तत्लीन, कई बार हो जाता है, तत्लीन छोड़िए, उल्लंघन ऐसे लीजिए, बड़ा सा लीजिए तब आपको समझ में आएगा। उल्लंघन, तो यहाँ आधा ल का प्रयोग हो रहा है, संयुक्त है दोनों, एक हाफ है एक फुल व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा? इसका क्या लिखेंगे? कह रहा है त का ल हो जाएगा, तो यहाँ ल है तो क्या हो जाएगा? अगर त का ल हो सकता है तो ल का भी तो त हो सकता है, दोनों सेम ही है। तो उल्लंघन है तो क्या हो जाएगा? ल है तो ल का त हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? उत प्लस लंघन। तो इसका सही आंसर उल्लंघन आता है। यानी आपको एग्जाम में दोनों तरीके से पूछे जाते हैं, चाहे तो उल्लंघन का लिखेंगे, संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको उत प्लस लंघन लिखना है, या तो आपको ऐसे दिया जाता है प्रश्न में उत प्लस लंघन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका शब्द क्या हो जाएगा, तो भी आपको उल्लंघन लिखना है। ये या तो जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इतना टफ नहीं पूछता है, सीधा आपको उसमें से 4 MCQ देते हैं, जैसे उत प्लस लंघन, आपको उल्लंघन का आपको सही आंसर लगाना होता है, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। बस नियम आपको याद रखना, 1-2 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगी। चलिए, घ है, त के बाद यदि स आए तो त का च तथा स का छ हो जाता है। ये देखिए, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न? त के बाद स आए तो त का च हो जाता है और स का छ हो जाता है, यानी त का च हो जाता है। कब? जब त के बाद स आती है और स का होता है छ। तो कैसे? देखिए, जैसे उच्छिष्ट, क्या कह रहा है? उच्छिष्ट, यहाँ आधा च और छ है, तो इसका क्या है? अब च है तो च के जगह क्या हो जाएगा? च के जगह क्या हो जाएगा? त। तो यहाँ क्या हो जाएगा? त, और स के जगह क्या हो जाएगा? छ। तो त प्लस स, तब न जाके आधा च और छ कंप्लीट हुआ है। तो इसीलिए इसका आपको ध्यान रखना होगा, यदि स के त के जगह स आ जाए, त के का च हो जाता है, और स के जगह स आ जाए तो छ हो जाता है। यानी जैसे उत प्लस शिष्ट इजकल टू उच्छिष्ट, समझ में आ रही होगी। जब त के बाद नेक्स्ट है, जब इसी में है, जब त के बाद का ध हो जाता है, त, जैसे त के जगह क्या प्रश्न कह रहा है? त के बाद अगर ह आता है तो त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। ये त का द हो जाता है, ह का ध हो जाता है। तो जैसे उद्धरण, तो द के जगह क्या आ रहा है? त, और ह के जगह त हो। जैसे उदाहरण लिखते हैं तो उदाहरण ऐसे लिखते हैं ना, तो ह के जगह ध हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं ना, और त के जगह द हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उत प्लस धरण, उद्धरण। यानी इस तरह करके आपको नियम याद रखिएगा तो हो जाएगा, 1 बार 2 बार पढ़ने के बाद आ जाएगी। लास्ट है छ संबंधी नियम। छ, ये वाली 6 नहीं 6, ये छ वाली है। छ संबंधी नियम, जब किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे छ लिखते हैं, आधा आच्छादन, तो जैसे
प्लस छादन, क्या लिखे इसमें, आ का क्या हो गया, च छ, ये आ प्लस छ इक्वल टू च छ, तब जाके आच्छादन होती है। उसी तरह ठीक है, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनु प्लस छेद, क्यों, क्योंकि च छ के बदले छ आ रहा है, यही ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि अनु प्लस छ और एक ही मात्रा और द हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। अनु प्लस छेद, क्यों, नियम के अकॉर्डिंग च छ का के जगह पे छ हो जाती है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा अनु प्लस छेद। चलिए अब है च म संबंधी नियम, हम देख लेते हैं म का। यदि म के बाद क से म तक, यानी क से लेके म तक कोई भी व्यंजन आए तो म उस वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे क का क्या हो जाएगा पांचवा अड़ो, और च का क्या हो जाएगा य, ट का क्या हो जाएगा न, त का क्या हो जाएगा न, प का क्या हो जाएगा म हो जाता है। या सम टाइम कभी कभी म के जगह अनुस्वार में चेंज हो जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि संधि का मतलब ही होता है दो मिलन, यानी उसको अगर हम विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाती है, सम प्लस धी। अब यहाँ म कैसे आ गया, यहाँ होना चाहिए सम अनुस्वार, अब म के जगह हम अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं। वही कह रहा है म के वजह से म उसके वर्ग में बदल जाता है, यानी क का अगर क आ रहा है तो उसका पांचवा क्या हो जाएगा अड़, च का पांचवा य, ट का न, त का न, प का म हो जाता है। यही है म संबंधी नियम, तो उसमें अनुस्वार भी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, संबंध। अब क्या लिखते हैं इसको सही, चाहे तो आप लिखिए स आधा म हलंत ब अनुस्वार ध, आ गया ना अनुस्वार। अगर आप ये भी लिखिएगा तब भी सही है एग्जाम में। अगर इसको आप शॉर्ट में लिखते हैं स अनुस्वार ब अनुस्वार ध, तब भी ये सही है। क्यों, क्योंकि ड संबंधी म होता है, इसके म में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे तो इसका संबंध है तो संबंध के क्या हो जाएगा सम प्लस बंध, चाहे तो ऐसे लिखिए चाहे तो शॉर्ट में भी लिख दीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब है स से पूर्व आ के अलावा कोई स्वर हो तो स का स हो जाता है। जैसे विषम, अब लिखते हैं विषम, तो विषम में क्या हो जाती है स हो जाती है, लेकिन इसमें स दूसरा है, ई प्लस स क्या हो गया व प्लस ई, छोटी ई है तो ई प्लस स इक्वल टू क्या हो जाती है स। सौ कौन सी स है, षटकोण वाली स है, यहाँ संबंध वाली स है, तो ई और स, संबंध वाली स अगर ई स्वर के साथ मिल जाती है तो उसका हो जाता है कौन वाली, षटकोण वाली सम। ये देखिए जैसे तो विषम हो जाएगा, तो वी प्लस सम इक्वल टू विषम। इसी तरह सु प्लस सुपति इक्वल टू सुसुपति, यहाँ स है और उसके बाद यहाँ उसके सु प्लस सुपति, यानी ऊ छोटी यू लग रही है, प्लस स है प्लस स है, षटकोण वाली स, तो ऊ प्लस स मिलके इक्वल टू षटकोण वाली स हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्ष स्वर के बाद आने वाले र के बाद र हो तो हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में बदलकर पहले र का लोप हो जाता है। लोप मतलब छिप जाता है, लेकिन उसमें साइलेंट होता है। तो जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, निर प्लस रस इक्वल टू नीरस, निर प्लस रोग इक्वल टू निरोग। यहाँ क्या है निरोग आ जाए संधि विच्छेद, तो अब क्या लिखेंगे निहि तो लिखेंगे नहीं, इसमें विसर्ग की मात्रा नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा निर प्लस रोग। इसमें र
साइलेंट है, छिपा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे नीर प्लस रो। ठीक उसी प्रकार री र स के बाद न हो तो न जो है न में बदल जाता है। जैसे री प्लस न इक्वल टू दूसरे न में बदल जाते हैं। न सब पढ़ते हैं लेकिन उसका चेंज हो जाता है। तो जैसे परिमाण लिखते हैं तो परिमाण में इधर परिमाण में न त थ द ध न वाला लिखते हैं। जैसे त थ द ध न वाला लिखते हैं। जैसे परि प्लस मान इक्वल टू न के जगह अगर त थ द न वाला है तो उसको चेंज होके क्या हो जाएगी, परिमाण। तो कौन सी न हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगा प फ ब भ म न, वो वाली न हो जाएगी। तो परिणाम, तो परि प्लस मान, तो इसी तरह परिमाण, सिर्फ न के जगह चेंज हो जाता है न। परंतु यदि उसके बाद च वर्ग ट वर्ग त वर्ग स और स आ जाए तो न का न नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सब जगह नहीं आ रहा है, च के जगह ट, त के जगह स और स के जगह स आ जाए तो न का न नहीं आता है। जैसे अब दुर्जन, तो दुर्जन में आप आ रहा है, आप कैसे लिखिएगा, यहाँ आपको दुर प्लस जन, तो यहाँ चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, न के बदले त थ द ध न के बदले प फ ब भ म न वाला चेंज नहीं होगा। इसी तरह अर्चना, यहाँ ये सब उपवाद है क्योंकि इनमें न का न नहीं होता है। आई होप कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी और मैं शायद आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पाई हूँ। तो आज बहुत टफ है इसलिए हम आज की क्लास यहीं क्लोज करती हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में जो बाकी बचे हुए हैं विसर्ग संधि उसको हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।